मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग जो क्लास देखेंगे वो हम लोग का क्लास होगा लघुत्तम समापवर्तक से। तो लघुत्तम समापवर्तक हम लोग बेसिक स्टार्टिंग से देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। LCM। LCM का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को इसका मतलब क्या है? लोएस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, और यहाँ पे दो शब्द हैं, क्षमा और जमा अपवर्त, और दोनों मिला तो क्या बन गया? क्षमा अपवर्त। क्षमा अपवर्त। क्षमा अपवर्त का मतलब अगर इसको कहें तो इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त कहते किसे हैं? अब पहली चीज़ आ गई कि लघुत्तम समापवर्त कहते किसे हैं। तो ये देखिए लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो पहले ये जानिए कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। किन्हीं दी गई संख्याओं के क्रम का वैसा सबसे छोटा मान है, वैसा सबसे छोटा मान जो पूरी क्रम में दी गई सभी संख्याओं को पूरी यहीं पे लिख दे, आगे यहाँ पे लिखते हैं पूरी विभाजित कर दे। उसे क्या कहते हैं? उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आई हैं। एक ही आई है कि समा का मतलब होता है कॉमन यानी कि सब में पाया जाने वाला, यानी कोई संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं में अगर पाया जाता है तो होता है क्षमा अपवर्त। अपवर्त क्या होता है? यानी कि अपवर्त की बात करें तो अपवर्त जान लीजिए, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब टेबल, यानी कि कहें तो पहाड़ है, किसी भी संख्या के पहाड़ है। कहा कि 4 का 5 गुणज बताइए। 4 का 5 गुणज का मतलब 4 के 5 गुणज का मतलब होता है 4, 8, 12, 16, 20। ये पहाड़ा हो गया। तो यही अपवर्तक इसमें कह रहे हैं कि सबसे छोटा अपवर्तक, यानी कि अगर पूछा जाए, अब इसमें सवाल पे चलते हैं और सवाल में देखेंगे कि अब यहाँ पे अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकता है कि अपवर्त क्या है। अपवर्त का मतलब गुणज यानी पहाड़े आपको आता ही आता है, पहाड़े आप जानते ही जानते हैं, तो पहाड़े सबको आते हैं। जब भी पूछा जाए 5 का अपवर्त, 5 का 5 अपवर्त बताइए, यानी 5 के 5 पहाड़े पढ़ लीजिए। 9 के 9 अपवर्त बताइए तो 9 के 9 पहाड़े पढ़ लेना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो कह रहे किन्हीं दी गई संख्याओं का क्रम का वैसा सबसे छोटा मान जो क्रम की दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं लघुत्तम। इसलिए अब आगे देखिए इसकी विधि देखते हैं, लघुत्तम समापवर्त की विधियाँ कितनी होती है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की 3 विधि होती है। लघुत्तम समापवर्त निकालने की 3 विधि होती है। एक होती है अपवर्त्य विधि, दूसरी होती है भाग विधि, और तीसरी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि।
अब इसको क्या कहें, मल्टीपल मेथड, डिवीजन मेथड, और इसको प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड, डिवीजन मेथड भाग विधि, अपवर्त मेथड, मल्टीपल मेथड आपके हो गई ये अपवर्त विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम एलसीएम को निकालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एलसीएम जो निकालने का काम आते हैं वो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे ज़्यादा आता है, भाग विधि का उपयोग किया जाता है। और जो सबसे कम उपयोग किया जाता है, छोटे छोटे सवालों के लिए उपयोग किया जाता है अपवर्त विधि का। तो इसलिए 2 इम्पॉर्टेंट विधियाँ होती हैं, वो होती है भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके द्वारा हम अपना सवाल लगाते हैं, और कोई भी सवाल अगर देते हैं, जैसे मान लीजिए कहा कि 12, 16 और 32 का एलसीएम क्या होगा, तो 12, 16, 32 का एलसीएम का मतलब क्या है, यानी कि इसमें सबसे छोटा क्या है। अब देखिए 12 से क्या 32, ये 32 को लेते हैं। अब 32 का क्या है, 32 क्या 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 16 से कट जाएगा, लेकिन 32 12 से नहीं कटेगा। लेकिन 32 दूना 64, 32 दूना 64। अब 32 तियाँ 96, 32 तियाँ 96, 12 बटे 96, 16, ये भी 16 भी कटेगा 96 से, 96 कट जाएगा 16, 16 के टेबल में 96 आता है, 16 पच्चीस 80 और 16 छः 96। यानी कि इसका जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया 96। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 96। यानी कि इस संख्या का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 96। तो अपवर्त विधि से इस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4, 8 और 24, इसमें कहें तो अपवर्त विधि से निकालिए। तो अपवर्त विधि में क्या है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, और सबसे बड़ा वालों को देखिए 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके अपवर्त विधि से, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये एलसीएम विधि का अपवर्त विधि हो गया। इस तरीके से हम तीनों विधियों को निकाल सकते हैं, और तीनों विधि के बारे में, यानी भाग विधि से अगर निकाला जाए, चलिए अब इसमें ही हम देखते हैं भाग विधि से। इसी का सवाल को अगर देखा जाए 24 को ही, यानी कि इसको ही देखा जाए भाग विधि से, तो भाग विधि से हम इसको देखते हैं इस सवाल को। तो भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे, तो भाग विधि से करने के लिए आप इसका भाग लगाइए, 6 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, इसके बाद 2, 3 आ गया, 8 आ गया, फिर 4 आ गया, और ये 8 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब इससे 2 से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब इसमें क्या होगा 2, अब इसमें 1 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया, इसका 3 आ गया। ये कौन सी विधि है, ये हमारी है भाग विधि। भाग विधि में अभी इसका गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, हाँ अब 32 या 96, यानी कि इसका एलसीएम जो आया था हमारा, एलसीएम जो आया था वो क्या आया था 96 आया। इस विधि से भी, इस विधि से भी कितना आया 96 आया। अब तीसरी जो विधि है वो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी देख लीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि को देखने के लिए अभी मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने क्या था, 12 था, 16 था, 32 था, और इसमें हमें पता करना था कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो पहले एक एक को निकालना पड़ेगा। तो एक एक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में इसका देखेंगे कि 12 कैसे कटता है। अब 12 कटाने के लिए तब शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो 12 का केवल एक निकाल लीजिए, तो 2 6 बार में, 2 3 बार में, और 3 1 बार में, यानी 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब 16 का देखिए, तो 16 को भी ऐसे ही निकालेंगे। 16 का अगर निकालें तो 8 2 4 2 1 2 और 1, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 32 का देखें, तो 32 का भी देखें, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकाल लेंगे 32 का। तो ये हो गया 2 16 2 8 2
और 4 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, 16 दूना 32, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 5। और सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 है, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो हमारा लिख लेगा वो लिख लेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब कैसे हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 या 96। आ गया। आशा है कि आप सभी को तीनों विधियाँ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो अगला जो क्लास देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे SCF। इससे रिलेटेड हाई जो लेवल के सवाल भी होंगे उसको भी देखा जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए और आगे आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने एकदम बेसिकली छोटे छोटे लेवलों से भी आपको तोड़ के बताया कि एक एक संख्याओं को क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए भाग विधि से, और उसका जो आता है उसको गुणनखंड विधि में अलग अलग लिख लीजिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इसमें सबके सब क्या होते हैं, सबको लिया जाता है, सबको सम्मिलित कर लिया जाता है। ये वास्तविक एलसीएम है। और आगे एचसीएफ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।